गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव। आज द हिंदू न्यूज़पेपर का स्वागत तैनात। है। आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल न्यूज डिस्कस करी गई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिगेशन लगेंगे बीजेपी पर, कांग्रेस पर, बीआरएस पर। एक पॉलिटिकली एक एनालिसिस किया गया है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक घटना होती है रशिया के अंदर एक बड़ा टेरर अटैक होता है और इसी टेरर अटैक को हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इस अटैक के अंदर एक कंसर्ट हॉल के अंदर अटैक किया जाता है जिसमें लगभग 133 लोग मारे जाते हैं, जो कि कह सकते हैं कि अगर रशियन हिस्ट्री को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये बड़े टेरर अटैक में से एक है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है फिर से प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने कहा कि 11 लोगों को डिटेन किया गया। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एक्जैक्टली क्या हुआ है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि भाई 11 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और 133 लोगों की हत्या कर दी गई टेररिस्ट के द्वारा एक कंसर्ट हॉल के अंदर, राइट। इसके अलावा ये अब तक का मोस्ट ब्लडी बार्बरिक टेररिस्ट अटैक आप इसको कह सकते हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको कस्टडी के अंदर लिया जाएगा। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ग्रुप की एक ब्रांच ने क्लेम करी। इस्लामिक स्टेट एक टेरर आउटफिट था जो इराक और सीरिया में काफी ज्यादा एक्टिव हुआ था, ठीक है। बाद में ये आजकल ये थोड़ा सा इस बेल्ट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, माली, नाइजर, चाड और इस बेल्ट के अंदर जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अफगानिस्तान के अंदर भी इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। अफगानिस्तान में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तालिबान का रूल है और किसी भी देश ने फिलहाल इनको मान्यता जो है वो नहीं दी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ वीडियोज पोस्ट किए गए ऑनलाइन जिसके अंदर शूटिंग को लेकर वीडियोज है। इवन यूनाइटेड स्टेट की इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने भी कंफर्म किया है कि इसके लिए यही ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस और रशिया दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, बट जब टेरर अटैक होता है तो स्टेटमेंट दी जाती है और स्टेटमेंट में जो एक तरीके से इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन वो शेयर की जाती है। इसके अलावा ये अटैक अपने आप में डेडलिस्ट है और ये कुछ ही दिनों के बाद जब व्लादिमीर पुतिन फिर से वहां पर प्रेसिडेंट बने, उनकी विक्ट्री के बाद ये अटैक कहीं ना कहीं एक सीरियस थ्रेट इंडिकेट करता है। इसके अलावा जो इमेजेस शो करी गई कि सिटी हॉल के बाद बहुत सारी इमरजेंसी व्हीकल्स लगाए गए थे, 6000 की कैपेसिटी थी और एक एक्सप्लोजिव डिवाइसेज का इस्तेमाल किया गया इन पर अटैक करने के लिए। यानी इस तरह के टेरर अटैक की अगर हम बात करते हैं तो ये बार्बरिक टेरर अटैक में आता है। और आपने देखा होगा जब भी किसी भी देश में टेरर अटैक होता है तो भारत ऑफिशियली कमेंट करता है, क्योंकि हमारी जो पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि हम लोग टेररिज्म को खूब भुगते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जिस भी देश में टेरर अटैक होता है, जैसे इजराइल में टेरर अटैक हुआ तो भारत ने उसकी निंदा की थी और एक इंटरनेशनल कह सकते हैं कन्वेंशन के बारे में बात होती है कि टेररिज्म को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बजाय टेररिज्म में एक तरीके से हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए। क्योंकि आज होली है, होली जो है फेस्टिवल ऑफ कलर्स मानी जाती है, लेकिन आजकल कलर्स के अंदर जो मिलावट होती है उसका इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए नागालैंड की यूनिवर्सिटी है और उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर एक क्लासिक एग्जांपल दिया गया कि किस तरीके से आप कलर्स को जो है नेचुरली तैयार कर सकते हैं, जो हमारी स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये एक तरीके से इकोनॉमिकल बूस्टअप भी देगा एक रीजनल एरिया को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस किया गया कि क्या इसकी सिग्निफिकेंट है, कैसे कलर तैयार किए जाते हैं, साइंटिफिकली और केमिकली इसका क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो कलर इको फ्रेंडली है जिसमें 100% सेफ है, जो डेवलप किए गए हैं और ये यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर टेस्टिंग होती है, एक्सपेरिमेंट किए गए केमिकल लेबोरेटरी जो नागालैंड की वहां पर, और इसमें पाया गया कि इंडिजिनियस प्लांट्स के थ्रू ये कलर जो है एक तरीके से तैयार किए गए। फॉर एग्जांपल जैसे एडिबल आइटम मस्टर्ड लीव्स है, कोरिएंडर है, बीटरूट है, मलबरी, टर्मरिक, रोज, यानी जो बेसिक चीजें होती है ना, जो प्लांट्स होते हैं उसके थ्रू ये तैयार किए गए हैं और ये तैयार किए गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिसर्च ग्रुप नागालैंड के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा ये इको फ्रेंडली कलर जो है बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, ये केवल फेस्टिवल्स तक ही सीमित नहीं है, इसका लार्ज स्केल पर यूज किया जा सकता है। एक एरिया जो ज्योग्राफिकली चैलेंज है, ज्योग्राफिकली चैलेंज क्या होता है कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखेंगे ना, उनका ज्योग्राफिकली डेफिनेटली चैलेंजिंग है, वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बूस्टअप करने का भी ये काम करेगा। यानी ये केवल कलर्स नहीं है, ये इकोनॉमिक बूस्टअप के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि हम लोग इंडिजिनियस प्लांट्स पर काम कर रहे हैं और हम लोग होली के टाइम पे उनकी सेफ्टी को लेकर, प्लांट्स की सेफ्टी को लेकर भी कमिटेड है। इसके अलावा नेचुरल कलर जो अवेलेबल है उसमें अगर हम बात करें, अगर आप प्रॉपर यूज नहीं करते, आजकल जो आर्टिफिशियल और प्योरली केमिकल बेस्ड कलर आते हैं उसकी वजह से नोजिया, हेडेक, इचिंग, स्किन इरिटेशन, स्किन एलर्जी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है जो प्योरली केमिकल बेस्ड कलर होते हैं। यानी होली में कलर का यूज ना हो तो फिर होली नहीं होती, बट कलर्स अगर अच्छी क्वालिटी के हो, कलर अगर नेचुरली हो, कलर इको फ्रेंडली हो तो इससे कई बेनिफिट होता है। तो स्किन डैमेज नहीं होगी, राइट। दूसरा जो है वो एक लोकल एरिया की, जैसे ज्योग्राफिकली चैलेंज स्टेट जो है नागालैंड, वहां पर आप इकोनॉमिकली बूस्टअप हो सकता है और हेल्थ रिलेटेड कोई कंसर्न जो वो नहीं होंगे, तो इसको लेकर इन्होंने एक तरीके से टेस्टिंग करी है। इसके अलावा इसके अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए प्लांट्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स के थ्रू ये जो है वो तैयार किए गए और 100%, क्योंकि ये प्रॉपर एनालिसिस होता है, प्रॉपर टेस्टिंग होती है, टेम्परेचर पर तैयार किए जाते हैं जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और सारी डस्ट कंटेमिनेशन हटाने के बाद ये एक तरीके से स्किन पर यूज किए जाते हैं। उसके बाद इनको 100% सेफ की जो है वो टैग दिया जाता है। ये कलर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ट्रेनिंग के थ्रू इसमें तैयार किया जाता है और बड़ी संख्या में लोगों में ये रोजगार जनरेशन करने का काम करते हैं। इसके अलावा फार्मर कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फार्मर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट किया जा सकता है कि वो रॉ मटेरियल हम लोग वहां से खरीद सकते हैं और बड़े लो प्राइस पर ये कलर्स तैयार हो सकते हैं जो कमर्शियली यूज किए जा सकते हैं। यानी होली के टाइम ही नहीं, आप जितने भी फेस्टिवल्स हों जिसमें कलर्स यूज होते हैं उसमें नेचुरली और इको फ्रेंडली कलर्स के यूज को यहां पर प्रमोशन करने के बारे में बात की गई है और उसी के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है नागालैंड यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज आपको देखने को मिलेगी कि उत्तराखंड से राजस्थान के अंदर टाइगर्स को ट्रांसलोकेशन किया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि 2022-23 में काफी डिस्कशन हुआ, वो था हम लोग चीता को जो ट्रांसलोकेट करके लाए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 2 कंट्री ऐसी है जहां से हमने ट्रांसलोकेशन किया और हम इनको लेकर आए मध्य प्रदेश के अंदर। आप लोगों को कमेंट करना है कि अफ्रीका की किन कंट्री से हमने इनको ट्रांसलोकेशन किया चीता को, और दूसरा ये भारत में जब मध्य प्रदेश में डिस्कस हो रहा है तो कौन सा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर इनको ट्रांसलोकेशन किया गया है। ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ पॉलिटिकल न्यूज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन है तो ये स्वाभाविक है। पेज नंबर 3 पर एक
एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, जनरली हम देखते हैं कि गवर्नर के पास जब जो असेंबली बिल पास करके भेजती है तो गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। बिल को साइन कर सकते हैं, बिल को रिटर्न कर सकते हैं, बिल को होल्ड कर सकते हैं, बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जो वो रिजर्व कर सकते हैं। तो केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 बिल को होल्ड करके रखे। बहुत ही रेयर हुआ है जब हम ये देख रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट बिल को होल्ड करे उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये केरला गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि भाई हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनको पास किया बट बिना बात के इनको होल्ड पर रखा जा रहा है। और इसके अलावा इसमें कुछ आर्टिकल्स का डिस्कशन किया गया कि आर्टिकल 14, 200, 201 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है उसमें कहीं ना कहीं क्लियर कट वोलेशन नजर आता है और प्रेसिडेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी एक क्वेश्चन है जिसको लेकर चैलेंज जो है वो किया गया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया कि अराउंड 2-2 साल हो जाते हैं जब होल्ड किए होते हैं। तो अराउंड 8 बिल ऐसे हैं जिसके अंदर इंडिकेशन करता है और गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोर्डियल रिलेशन ना होना। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन रिलीज करी थी गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में कि गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन गवर्नर का काम है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करती है उसके बेसिस पर डिसीजन लेना। यानी वो ऐसा नहीं कि भाई अपनी मर्जी से जो मर्जी डिसीजन ले, उसको भी डिसीजन लेना पड़ेगा एज पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट। इसके बाद पेज नंबर 5 पे बात करते हैं। पेज नंबर 5 पे एक टॉपिक हम पिछले अगर आप देखेंगे सितंबर से लेकर अब तक काफी ज्यादा न्यूज में रहा ये टॉपिक, पिछले 6 महीने आप कह सकते हैं। ये टॉपिक क्या है जो इतना ज्यादा न्यूज में है? हमने ये पढ़ा कि जब आई थिंक 7 या 8 अक्टूबर को अटैक हुआ था इजराइल पर, उसके बाद काउंटर अटैक किया इजराइल ने गजा में, और गजा में जब फिलिस्तीन पर अटैक होता है तो एक कंट्री काफी ज्यादा न्यूज में आती है, वो है यमन। ये क्यों आती है? यमन के अंदर है हाउती रेबल। हाउती रेबल का मतलब क्या है कि एक ऐसा ग्रुप जो सरकार को चैलेंज करता है, जिसको बैक करता है ईरान, राइट। अब ये क्या कर रहे थे, ये जो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है, अगर आप देखेंगे जो यूरोप बाउंड जो शिप होती है या मिडिल ईस्ट में जाती है इस एरिया के थ्रू, यानी गल्फ ऑफ अदन, इसके अलावा रेड सी और स्वेज कैनाल से होते हुए जाती है यूरोपियन कंट्री के अंदर, यानी बड़ी संख्या में कमर्शियल शिप का ये रूट है, राइट। तो अब ये इन्होंने अटैक करना शुरू किया इन शिप्स पर। अब इस अटैक के बाद एक कंट्री को लगा कि भाई ये तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, वो थी सोमालिया। सोमालिया जो कंट्री है ये जनरली जानी जाती है अपनी पायरेसी के लिए। पायरेसी मतलब जल डकैत करना, जो कमर्शियल शिप उनको लूट लेना, राइट, इस तरह की एक्टिविटी। अब इस पूरे सिनेरियो में भारत की नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हमने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जिसका नाम था ऑपरेशन संकल्प करके, और इसमें बहुत सीधा मतलब ये है कि भाई तुम्हारी पायरेसी या तुम जो इतने बड़े बादशाह बनते हो, जब इंडियन नेवी जाएगी तब आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और हमने बड़ी संख्या में कमर्शियल वेजल्स को खासकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है। और यहां पर आप देखेंगे क्रू मेंबर्स को सेव किया गया, जो शिप्स के एक तरीके से आप स्टाफ कह सकते हैं। दूसरा, पायरेट्स को जो है वो सरेंडर करवाने के लिए फोर्स किया गया कि आपको सरेंडर जो है वो करना पड़ेगा। यहां पर भी एंटी पायरेसी ऑपरेशन में इंडियन नेवी के ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, और मार्कोस कमांडो जो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, उनके रोल के बारे में बताया गया। जैसे 35 पायरेट्स को जो अरेस्ट किया गया था, इनको मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा, और गल्फ ऑफ अदन में 5000 पर्सनल को हमने डिप्लॉय किया ये वाली बेल्ट के अंदर, ताकि एक सेफ पैसेज हो कमर्शियल वेजल का। ये हमारा कमिटमेंट भी है। हम लोग जनरली आप देखेंगे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स बहुत प्रोफेशनल फोर्सेज है। हमारे पास ऑप्शन तो ये भी था कि इनको वहीं पे शूट कर दें, बट इनको एज पर लीगल जो कस्टडी उसके अकॉर्डिंग जो है वो कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी, न कि इमीडिएटली इनको शूट करना। तो ये ऑप्शंस थे, तो उन्हीं ऑप्शंस में से अच्छे ऑप्शंस का यूज करना पड़ रहा है। ये जो रूट अगर डिस्टर्ब होता है तो इसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे? मान लेते भारत का भी बड़ी संख्या में ट्रेड होता है, तो हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा ये कैप ऑफ गुड होप, यानी साउथ अफ्रीका के साउथ से होते हुए फिर यहाँ से जाएगा, तो ये बहुत लंबा रूट हो जाएगा। इसे कॉस्ट मिलनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी, और जो मेन चीज़ें होती है ना, ट्रेड थोड़ा महंगा हो जाएगा, वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेटली कम होती है। तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी सिग्निफिकेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस टाइम पे सिंगापुर की विजिट पर है, और वहाँ पर वो एक सेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन पर आपका क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा कि हर एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेबल नेबरहुड हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं जब आपका नेबरहुड ये कहीं ना कहीं ओपनली कहता है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह जब यूज करता है तो जब प्रॉब्लम्स होगी तो उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशन है वो बहुत ही सॉलिड कैटेगरी में आपको नजर नहीं आते। तो इसी वजह से आप इन दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं जो होने चाहिए स्टेबल वो आपको नजर नहीं आएंगे। इसके बाद एफएक्यू में बहुत बेसिक सी न्यूज, इलेक्शंस में वोट किसको कब देने हैं, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, गजा के अंदर क्या कंसर्न है, या डीजीसीए के रूल्स क्या है, इसके बारे में बताया गया। ये तीनों टॉपिक बहुत रिलेवेंट तो नहीं कह सकता कि रिलेवेंट नहीं है, बट ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वो नया नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। बहुत ही रेयर होता है जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाए, और उन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है कि अरविंद केजरीवाल की जर्नी क्या रही है, उनकी एक लाइफ स्टोरी को थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पर किया गया है। प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी करके जो टाइटल दिया गया है। मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ साथ जितनी भी एजेंसीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी यूपीएससी 2024 के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम लगभग 20 दिन डिले किया गया है। 16 जून 20-21 दिन, 16 जून को जब एग्जाम होगा, तो इसका बहुत सीधा मतलब ये होगा कि इस तरह के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के फंक्शंस क्या है, किन लॉज के थ्रू ये पावर ग्रैब करती है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, सीबीआई को लेकर हो सकता है, इनका जो एक तरीके से फॉर्मेशन हुआ था वो क्या किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। इस तरह के सवाल जो है बेसिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो साइंस का पेज है। साइंस में एनीमिया प्रिवेलेंस को लेकर एक एनालिसिस किया गया है, और ये बताया गया कि एनीमिया को जनरली आप कह सकते हैं कि आयरन और ब्लड की शॉर्टेज, आप ब्लड की कमी कह सकते हैं, है ना। तो ये बताया गया कि 8 स्टेट में एनालिसिस किया गया, और ये डेटा इंडिकेट करता है कि भाई एनीमिया प्रॉब्लम ओवर एस्टिमेटेड है, यानी जितनी प्रॉब्लम है नहीं जितनी दिखाई जा रही है। फॉर एग्जांपल ओवरऑल अगर आप प्रिवेलेंस देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी की, तो 18.4% के आसपास है। एडोलसेंट गर्ल्स में 31.5% है, अडल्ट के अंदर 27.7 है, महिलाओं के अंदर जो सीनियर सिटीजन है वो 13.6 है। यानी अगर आप एनीमिक वुमेन के अंदर भी देखेंगे तो उनमें बताया गया कि 1/3 में आयरन डेफिशिएंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
WHO ने रिकमेंडेशन किया कि एनीमिया को डायग्नोस किया जाता है वेनस ब्लड से, नॉट कैपिलरी ब्लड से, राइट। अगर आपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा होगा तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैपिलरी ब्लड और वेनस ब्लड करके, ठीक है। यानी कभी कभी आपने प्योर और अनप्योर ब्लड इस तरह के भी वर्ड सुने होंगे, तो ये उसी का एग्जाम्पल आता है। रेड ब्लड सेल आरबीसी जिसको बोला जाता है, वो कैपिलरी ब्लड में थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू वेनस ब्लड, और इसके अलावा जिसकी वजह से टिश्यू फ्लूइड जो है वो मिक्स हो जाता है कैपिलरी ब्लड के साथ जब आप ड्रॉ करते हैं ब्लड सैंपल्स को, जिसकी वजह से डायल्यूशन होता है और हीमोग्लोबिन वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये तो एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होगी। मेन है डेटा की एनालिसिस किया गया है। एनीमिया प्रेवलेंस जो है वो 8 राज्यों के अंदर पाया गया कि 18.4% लोग जो है वो एनीमिटिक है, 14.7 मॉडली एनीमिटिक है, केवल 1.8% ऐसे लोग हैं जो सीवियरली एनीमिक है, यानी उनको डेफिनेटली एनीमिया की एक सीरियस प्रॉब्लम है। एनीमिया प्रेवलेंस की अगर हम बात करते हैं 44, 41 और 45% है अडोलसेंट, गर्ल्स, अडल्ट और एल्डरली वुमेन के बीच में एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। 60.8% महिलाओं में, 62.6% जो एडोलसेंट गर्ल्स में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा एनीमिया प्रॉब्लम है असम के अंदर, सबसे कम है मेघालय के अंदर। इनमें से एल्डरली वुमेन में आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ये हो रहा है। मेजर प्रोपोर्शन एनीमिया का जो है वो अननोन कॉजेज की वजह से है। आयरन डेफिशिएंसी को रॉन्गली अज्यूम किया जाता है कि भाई ये मेन कॉज है। आयरन सप्लीमेंटेशन यूज भी किया जाता है, उनको रिकंसिडरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। एक्सेस आयरन इंटेक भी खतरनाक है, यानी अगर आप मान लेते हैं, कई बार हम देखते हैं जैसे आंगनवाड़ी होती है ग्रामीण लेवल पर जो रूरल एरिया में काम करती है, आंगनवाड़ी खैर अर्बन एरिया में भी होती है। आंगनवाड़ी में जो आयरन की जो टेबलेट्स दी जाती है, कई बार एक्सेस यूज होना भी हार्मफुल है, यानी अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ कंज्यूम करेंगे तो वो डेफिनेटली एक सीरियस थ्रेट के रूप में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद वर्ल्ड अफेयर में दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है, दुनिया में बहुत छोटी छोटी चीज़ें चल रही है। जैसे यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री ने कहा कि भाई 3 हाउती अंडरग्राउंड जो है स्टोरेज साइट में वो स्टक है उनके साइट्स के अंदर, और बहुत छोटी छोटी चीज़, जैसे नाइजीरिया ने की आर्मी ने 17 स्टूडेंट जो बोको हराम ने एक तरीके से किडनैप किए उनको बचाया है। चाइना और फिलीपींस में साउथ चाइना सी में घमासान चला हुआ है, ये एक दूसरे के वेजल्स पर अटैक कर रहे हैं। ये अटैक इसलिए कर रहे हैं कि इनका क्लेम है चाइना का कि भाई ये तो एरिया हमारा। जब फिलीपींस की कोई शिप जाती है तभी अटैक करते हैं, टेरिटरी को क्लेम करते हैं, तो ये एक कह सकते हैं सीरियस इशू है यहाँ पर भी, साउथ चाइना सी के अंदर भी। इसके अलावा बिजनेस सेक्शन में भी कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज द हिंदू में द हिंदू न्यूज़पेपर में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल।